हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे बच्चों। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपके क्लास 7th हिंदी मीडियम के चैनल पर। और मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर कमल कौशिक आपके लिए लेकर आ चुका हूं बच्चों। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आपका प्रतिभा पर्व 2022 की गणित की वर्कशीट। ठीक है बच्चों, तो भाई देखो, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि प्रतिभा पर्व जो हमारा है उसमें जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए भाई ये एग्जाम होता है। और इस पूरे 50 नंबर के एग्जाम को हमारा दो भागों में बांटा गया है, जिनमें से 30 नंबर की होती है हमारी ये वर्कशीट, ठीक है, और 20 नंबर का होगा तुम्हारा क्या, प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो बच्चों आज मैं लेकर आया हूं तुम्हारी ये वर्कशीट और अगली क्लास में मैं लेकर आऊंगा तुम्हारा क्या, प्रोजेक्ट वर्क गणित प्रतिभा पर्व 2022 का। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको विज्ञान की वर्कशीट और विज्ञान का जो आपका क्या है प्रोजेक्ट वर्क है वो भी यहां पर मिल जाएगा बच्चों, इसी चैनल पर, क्लास 7 के हिंदी मीडियम के चैनल पर। तो पूरी तरीके से अपडेटेड रहने के लिए, पूरी तरीके से बच्चों अपना क्लास 7 में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए अपने इस चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और तुरंत अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, तो चलो भाई, अब बच्चों मैं सीधा शुरुआत करता हूं आपके इस प्रतिभा पर्व 2022 की वर्कशीट की। तो चलो भाई बच्चों देखो, सबसे पहले आपकी ये वर्कशीट जो है वो कुछ इस तरीके से शुरू होगी। ठीक है, प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22, जो कि आपका खंड ए है, मतलब दो खंडों में ये बटी हुई है। आपको पता है पहला खंड है खंड ए जिसमें वर्कशीट है, और दूसरा खंड है खंड बे जिसमें तुम्हारा क्या होगा, जिसमें तुम्हें तुम्हारा मिल जाएगा तुम्हारा प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है, अब ये रहा क्लास 7 हिंदी मीडियम का, ये रहा हिंदी माध्यम वाला, ठीक है, गणित का। तो भैया यहाँ पर आपको सारी चीजें दी हुई हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, कक्षा का नाम लिखना है, मतलब जो कक्षा है आपकी 7वीं है, ठीक है। उसके अलावा आपके स्कूल का नाम यानी कि शाला का नाम लिखना है। यहाँ पर आपके टीचर साइन करेंगे। ठीक है, कुल नंबर यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं कि भैया आपका ये रहे कुल नंबर। प्रश्नों की संख्या दे रखी है कि 16 प्रश्न आपके किस में है, आपका खंड ए में है, और 2 प्रश्न आपके खंड बे में है जो कि प्रोजेक्ट कार्य है। ठीक है, इसके अलावा 30 नंबर का आपका खंड ए है लिखित वाला, और 20 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य है। ठीक है, और जो आपको नंबर मिलेंगे टोटल वो यहां पर लिखे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अब सीधा शुरुआत करते हैं बच्चों पहले प्रश्न के साथ। जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों पहले प्रश्न में कि बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके 1 से लेकर 8 तक, मतलब प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो बच्चों आपका यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है उत्तर, और उसके सामने आपको उत्तर लिखना है। तो बहुत ध्यान से देखना, पहला उत्तर क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि चिन्मय का रोल नंबर 369 है। कितना है बच्चों, 369। ठीक है, इस नंबर का प्रसारित रूप क्या होगा। तो बच्चों देखो, चिन्मय का जो रोल नंबर है वो 369 है, इसका प्रसारित रूप बताना है हमें। ठीक है, तो हम जानते हैं प्रसारित रूप लिखने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, इकाई नंबर पे क्या है हमारा, इकाई पर है 9, तो 9 को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस इसके बाद देखो बच्चों धाई के स्थान पर क्या है हमारा, धाई के स्थान पर है 6, तो भैया 6 में हो जाएगी आपकी 10 की गुणा, तो यानी कि 6 गुणा 10 60, और आपका सैकड़े के स्थान पर क्या है 3, तो बच्चों आपका क्या आ जाएगा, 3 की गुणा सैकड़े से यानी कि 100 से कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 300। तो बच्चों ये हो गया आपका 369 का प्रसारित रूप, 300 प्लस 60 प्लस 9, तो यानी कि कौन सा विकल्प सही हो गया बच्चों, 300 प्लस 60 प्लस 9 के हिसाब से आपका विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। तो बच्चों आप यहां पर लिख दोगे सी। ठीक है, उत्तर में क्या लिख दोगे, उत्तर में लिख दोगे सी। चलो भाई, पहला प्रश्न हल हो गया। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं तुरंत। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बच्चों 4 और 6 का सार्वगुणज क्या होगा। अब बच्चों 4 और 6 के हम कुछ गुणज लिख लेते हैं। ठीक है, 4 और 6 के सार्वगुणज का मतलब आपकी ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 4 भी हो और 6 भी हो। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखो, आपका जो 32 है, 32 का गुणज आपका देखो, 32 जो है वो 4 का गुणज होगा, 6 का गुणज नहीं होगा, क्योंकि 6 के पहाड़े में कभी भी 32 नहीं आता। ठीक है, खत्म। 20 आपका 4 का गुणज होगा, 6 का गुणज नहीं होगा, क्योंकि 20 जो है वो 4 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में नहीं आता। खत्म। ठीक है, 16
ये भी बच्चों आपका 4 का गुणज होगा, 6 का गुणज नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपका 4 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में नहीं आता, खत्म। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों 24 की, तो ये आपका 4 के पहाड़े में भी आता है और 6 के पहाड़े में भी आता है। 4 छिंग 24 और 6 चौक 24 दोनों के पहाड़े में आता है, यानी कि 24 हमारा 4 और 6 दोनों का गुणज है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका उत्तर आ गया निकलकर हमारा डी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला देखो बच्चों, आपको क्या करना है, 0.35 और 0.42 को जोड़ना है। ठीक है बच्चों, 0.35 और 0.42 को जोड़ना है। तो दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए बच्चों हमें पता है कैसे करना होता है, दशमलव के बिल्कुल नीचे दशमलव रखनी होती है। तो 0.42, ठीक है। तो जोड़ दो बच्चों, अब इन्हें कितना आएगा, 5 और 2 7, 4 और 3 7, दशमलव आ गया 0 + 0 0। तो हमारे पास कितना उत्तर निकल कर आ गया बच्चों, 0.35 और 0.42 को जोड़ने पर उत्तर निकल कर आ गया 0.77। चलो भाई, तो ये हो जाएगा 0.77, यानी कि ए विकल्प बच्चों इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो गया। तो उत्तर में क्या लिख देंगे, नीचे उत्तर में लिख देंगे ए। ठीक है, चलो तीसरा प्रश्न हमारा हल हो गया। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि निम्न में से किसका मान अचर है। बच्चों इस प्रश्न को हल करने के लिए तुम्हें अचर समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या होता है अचर? अचर वो संख्या होती है जिसका मान कभी नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है 3 हमारा एक अचर पद है। क्यों भैया? 3 का मान हमेशा 3 ही रहेगा। ठीक है, 3 को तुम अब से 10 साल पहले पढ़ते थे वो तब भी 3 था, 3 को तुम आज से 10 साल बाद भी पढ़ोगे वो तब भी 3 था। ठीक है, यहां पर आपका x का मान कुछ भी हो सकता है, यहां पर भी x का मान कुछ भी हो सकता है और यहां पर n का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका 3 का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इसलिए 3 आपका अचर पद है। चलो भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो बच्चों देखो, हमें पता है ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, ये 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि ए बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आप नीचे आंसर में लिख दोगे बी। ठीक है, यहां पर आप आंसर में लिखोगे डी यानी कि 3 और यहां पर आप आंसर में लिख दोगे बी यानी कि विषम बाहु। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो छठे प्रश्न की बात करें बच्चों कि इस घनाभ में किनारों की संख्या क्या है। अब बच्चों देखो, ये वाला प्रश्न थोड़ा ध्यान से समझ लेना। बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न में गलती कर रखी होगी, तो अभी के अभी अपनी उस गलती को ठीक कर लो। क्योंकि देखो, मुझे पता है मैंने बहुत जगह इस क्वेश्चन का आंसर देखा है, लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बता रखा है 8। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 8 नहीं है। गलती से भी 8 मत लगा कर आ जाना। उन्होंने किनारे पूछे हैं बच्चों, उन्होंने किनारे पूछे हैं, उन्होंने पृष्ठों की संख्या नहीं पूछी है। ठीक है, पृष्ठों की संख्या आप एक बार को कह सकते हो कि 8 होगी, लेकिन किनारों की संख्या 8 नहीं है। ध्यान से देखो, बल्कि बच्चों पृष्ठों की संख्या भी तो हमारी 6 ही होती है। किनारों की संख्या अगर आप गिनोगे, देखो ये रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, और अगर मैं इसे पूरा करूं, इस चित्र को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, पीछे से ये ऐसा दिखेगा। ठीक, तो कितना हो गया बच्चों? 9 10 11 और 12। तो बच्चों ये हमारा एक प्रकार का घनाभ है। ठीक है, जो कि आपको जिसमें पीछे की तरफ की आपके वो नहीं दिए गए थे किनारे। ठीक है, तो इस घनाभ में बच्चों, घनाभ का हमेशा याद होना चाहिए, घनाभ में कितने किनारे होते हैं? घनाभ में आपके 12 किनारे होते हैं, याद रखना इस चीज को। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 12। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, कह रहा है बच्चों दिए गए चित्र में कितने भागों को छायांकित किया गया है। तो पहले ये देखो पूरे चित्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो 1 2 3 4 5 6, तो पूरे चित्र को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, तो कुल भाग हो गए 6 और उसमें से कितने भाग छायांकित हैं? केवल हमारे 1 और 2 भाग छायांकित हैं। तो यानी कि हमारा कितना आ गया? 2/6। इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 1/3 हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, 1/3 बच्चों इस प्रश्न का
उत्तर होगा। गलती से भी कहीं से 4/6 मत लिख कर आ जाना, 1/3 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, क्या लिखोगे नीचे? सी विकल्प। चलो भाई अगला देखो 8वां प्रश्न। और बच्चों ये आपका आखिरी प्रश्न है। किसके लिए? ये आपका आखिरी प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्नों का। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। आपको कह रहा है कि 5 प्लस माइनस के 3 निकालना है। ठीक है, हमें पता है कि जब हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं, जब हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है? वो दोनों आपस में घट जाते हैं और चिन्ह लगता है उस संख्या का जो बड़ी होती है। ठीक है, तो 5 में से 3 को घटाओगे 2 आ गया, चिन्ह कौन सा लगेगा? जो बड़ी संख्या के साथ है। तो 3 और 5 में से बड़ा कौन है? 5। ठीक है, तो 5 के साथ प्लस का चिन्ह है, तो यहां पर भी लग जाएगा प्लस। तो भैया यानी कि ये आ गया हमारा प्लस के 2। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों? बी विकल्प, यानी कि प्लस के 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलो भाई ठीक है, तो आप नीचे क्या लिख दोगे उत्तर में? बी लिख दोगे। हाथों हाथ बच्चों सारे के सारे एकदम नोट करते चलो मेरे साथ साथ, क्योंकि आप अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको यही मिल जाएगा तुम्हारा गणित का पूरी की पूरी वर्कशीट। ठीक है, तो तुरंत बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, इसे तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं जिन्हें तुम्हें लगता है कि इसकी जरूरत होगी उन सबको भेजो, उनसे बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी और भी सारी चीजें जितनी भी तुम्हें जरूरत होगी सारे के सारे तुम्हें तुम्हारे इस चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, लाइक कर दो इस वीडियो को तुरंत और कमेंट करके बताना कि तुम्हें अपने जो ये वर्कशीट है इसका सॉल्यूशन कैसा लगा। ठीक है, बताना जरूर, ठीक ध्यान से। चलो भाई अब आ जाते हैं बच्चों तुम्हारे अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो भाई लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों ये दे रखा है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। क्या कह रहा है बच्चों कि एक फैक्ट्री पहले दिन में कितने बल्ब बनाती है बच्चों? ये बनाती है आपका 23,469 बल्ब। ठीक है, दूसरे दिन में 40,240 और तीसरे दिन में 20,176 बल्ब बनाती है। ठीक है, तो बच्चों ये कह रही है कि 3 दिन में कुल कितने बल्ब बनेंगे। तो बच्चों देखो पहले दिन में कितने बल्ब बन रहे हैं हमारे? पहले दिन में बल्बों की संख्या, बने बल्ब, पहले दिन बने बल्ब कितने हैं बच्चों? ये हमारे बने हैं देखो 23,469। ठीक है, दूसरे दिन में कितने बल्ब बने हैं? ये बने हैं बच्चों हमारे 40,240 और तीसरे दिन में कितने बल्ब बने हैं? यहां पर बात करें तो ये है बच्चों 20,176 बल्ब। तो बच्चों कुल बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी? देख लो भाई, कुल बल्ब, तो कुल बल्ब हमारे बराबर हो जाएंगे बच्चों। यहां पर जोड़ दो इन सबको, बस कुछ नहीं करना आपको, सबको जोड़ देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 और 6 15 का 5 हासिल को गया 1, 6 और 1 6 4 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18 का 8 हासिल को गया 1। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है बच्चों, इसके अलावा 3 और ये हो जाएगा 4 2 6 2 8। तो बच्चों 83,885 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर आ गया। कितना बच्चों? 83,885 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चेक कर लो एक बार, कहीं से कोई गलती तो नहीं है, बिल्कुल भी होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अपना 40,240, 20,176 और 23,469 तीनों को जोड़ दिया 83,885 आ गया। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है हमारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक निकालो। तो भैया देखो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 18 और 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। निकाल दो बच्चों। 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये 2 से कटेगा, 2 ने 18, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। चलो भाई, तो इसका तो आ गया 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, आ जाओ बच्चों यहां पर देखो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 24। सबसे पहले 2 से कटेगा 12, फिर हमारा ये किससे कटेगा बच्चों? 2 से कटेगा, 2 छिक्के, फिर 2 से कटा 2 और ये आ जाएगा फिर हमारा 6 और फिर 3। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो बच्चों HCF क्या हो जाएगा भैया? हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड ले लो। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक तो ये आ गया। ठीक, उसके अलावा एक ये 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है बस। तो हमारे पास क्या आ गया?
ये हो जाएगा 2 गुणा 3 यानी कि 2 तिया 6। ठीक है, तो हमारा HCF जो आ गया 18 और 24 का वो कितना आ गया, 6 आ गया निकल कर। क्लियर है बच्चों, समझ गए आराम से बिना किसी दिक्कत के। चलो आगे, अब अगला प्रश्न देखो, कह रहा है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए -2 एवं 6 का योग ज्ञात कीजिए। चलो भाई, बात मान ली आपकी मैंने। संख्या रेखा बना लेते हैं। ये रही संख्या रेखा, इस पर सारे अंक दर्शा दो। बीच में आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इधर दर्शा दो -1, -2, -3, -4। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, आपको -2 में, माइनस के 2 में, ये रहा -2, इसमें क्या करना है बच्चों, आपको 6 जोड़ना है। तो जब हम जोड़ते हैं तो हमेशा किस तरफ जाते हैं बच्चों, जोड़ने के लिए हम हमेशा दाईं ओर चलते हैं। तो बच्चों इसमें 6 जोड़ दो, -2 में 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब हमने 6 जोड़ा तो हम पहुंच गए कहां पर, 4 पर। तो भैया जब आप -2 में 6 को जोड़ोगे तो आपका उत्तर आएगा 4। तो बच्चे यानी कि कितना हो गया, -2 + 6 बराबर आएगा 4 के, और ये रहा आपके इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल, आगे समझ में, बहुत बढ़िया। आगे चलो बच्चों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 12वां। अब बच्चों यहां पर क्या कह रहा है कि इस आकृति को हमें देखकर बताना है कि भैया हमारा क्या क्या हमसे पूछा गया है। तो भाई देखो, आकृति को देखकर निम्न के उत्तर देने हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला है, 6 रेखाखंडों के नाम लिखो। ठीक है, 6 रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है बच्चों, जो एक निश्चित बिंदुओं पर जाकर खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले रेखाखंड की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहला रेखाखंड है तुम्हारा AB। ठीक, उसके बाद है BD, उसके बाद है DC, उसके बाद है AC, और उसके बाद है AD। तो कितने हो गए बच्चों, लिखो जरा। तो ये हो गया हमारा AB, BD, DC, AC और AD। कितने हो गए बच्चों, ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5 हुए हैं। कौन सा बचा, हमारा बचा ये रहा BC, हमारा बच गया। तो भैया BC हमारा एक और रेखाखंड हो गया। तो हमारे 6 रेखाखंड ये रहे जो कि इस चित्र में हमें दिए हुए हैं। 6 रेखाखंड मिल गए। अब कह रहा है बच्चों, किन त्रिभुजों में कोण B उभयनिष्ठ है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये रहा आपका कोण B। ये कौन कौन से त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, एक तो त्रिभुज ABD में, और दूसरा त्रिभुज ABC में। इन दोनों त्रिभुजों में ये उभयनिष्ठ है। तो लिख दो बच्चों, यही आपके उत्तर हो जाएंगे, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, 12वां भी। चलो 13वें पर चलो। 13वें पर क्या कह रहा है बच्चों कि भाई किसी घड़ी की घंटे वाली सुई 12 से चलने पर प्रारंभ करती है तो निम्नलिखित स्थितियों में कौन सा कोण बनाएगी यदि वो आधा घूर्णन करे। मतलब कि आपकी जो घड़ी थी उसके घंटे वाली सुई ने चलना शुरू करा यहां से 12 पे से, ठीक है, और वो चलते 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 कहां पहुंच गई, उनने आधा घूर्णन पूरा कर लिया, यानी कि यहां पहुंच गई। ठीक है, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी बच्चों, ये सीधी सी बात है, हम जानते हैं ये वाला कोण बनेगा बिल्कुल हमारा 180 डिग्री का। ठीक है, जब आधा घूर्णन पूरा करती है घड़ी तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कौन सा कोण बनाएगी भैया, देखो 180 डिग्री का कोण बनाएगी, और 180 डिग्री के कोण को हम कहते हैं हमारा ऋजु कोण। ऋजु कोण, ठीक है, ये हो गया पहले का उत्तर। दूसरे वाले के उत्तर की बात करें कि जब वो 1/4 घूर्णन पूरा करती है। तो बच्चों देखो 1/4 घूर्णन का मतलब क्या है कि केवल यहां से शुरू हुई और यहां तक पहुंची है, यानी कि 12 से शुरू होकर हमारा 3 पर पहुंची है। तो कितना कोण बनता है, तो बनता है बच्चों आपका 90 डिग्री का कोण, यानी कि समकोण। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया 90 डिग्री का कोण, यानी कि समकोण। ठीक है, चलो भाई ये वाला प्रश्न भी अपना पूरा हो गया। क्लियर है सबको, अभी तक के सारे प्रश्न समझ में आ गए। चलो 14वां प्रश्न देखो, कह रहा है बच्चों एक कमरे की लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई है
3 मीटर 50 सेंटीमीटर। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर के गलीचे की आवश्यकता होगी? देखो बच्चों, मान लो ये रहा तुम्हारे कमरे का फर्श, इसकी लंबाई कितनी है? 4 मीटर, और चौड़ाई कितनी है बच्चों? चौड़ाई है आपकी 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 3.5 मीटर। ठीक है, तो आपके पास लंबाई है, चौड़ाई है। ठीक, कैसे बनेगा? निकाल दो भाई, तुरंत निकल जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? देखो लंबाई कितनी है? लंबाई बराबर है आपका 4 मीटर के, और चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 3.5 मीटर। ठीक है, क्या निकालना है? कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी? तो भैया आवश्यक गलीचा, आवश्यक गलीचा, तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों इसके क्षेत्रफल के। ठीक है, और ये हमारा कैसा है? आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। निकाल दो बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा 3.5। गुणा कर लो बच्चों, इसकी कितना आएगा? 4 पंजे 20 का 0, हासिल को गया 2, 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 14। तो भैया ये आ गया हमारा 14। क्लियर है? तो 14 मीटर स्क्वायर गलीचे की आवश्यकता होगी आपको अपना ये पूरा का पूरा फर्श ढकने के लिए। क्लियर हो गया बच्चों? क्वेश्चन समझ गए? चलो आगे देखो। अब कह रहा है बच्चों कि अगर 50 ग्राम शक्कर में 1 गिलास शरबत बनता है, ठीक है, तो 1 किलोग्राम शक्कर में कितने गिलास शरबत बनेगा? तो बच्चों पहले तो ये देखो, आपका 1 किलोग्राम जो है, 1 किलोग्राम शक्कर बराबर होती है किसके? हमारा 1000 ग्राम किसके बच्चों? शक्कर के। 1000 ग्राम शक्कर के बराबर होती है ये। ठीक है, तो भाई देखो अब हमारा 50 ग्राम में कितना बन रहा है बच्चों? ध्यान से देखो, 50 ग्राम में बना शरबत बराबर है 1 गिलास के। ठीक है, तो भाई 1 ग्राम में कितना शरबत बनेगा? 1 ग्राम में बना शरबत बराबर हो जाएगा आपका 1/50 गिलास के। ठीक है, 1/50 गिलास के। तो बच्चों आपका अब 1000 ग्राम में बना शरबत कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1000 गुणा 1/50 गिलास के। हल कर लो बच्चों इसे, हल करने के बाद उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे 5 दूनी 50, सॉरी 5 दूनी 10, तो ये आ गया हमारा 20 गिलास। कितना आ गया बच्चों? 20 गिलास। तो यानी कि बच्चों अगर आपका 50 ग्राम शक्कर में एक क्या बनता है? 1 गिलास बनता है, तो 1 किलोग्राम शक्कर में आपके 20 गिलास बन जाएंगे। बात खत्म। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आपको पूरे क्वेश्चन को करना है। मैं एक एक क्वेश्चन को लिखकर दिखा रहा हूं आपको किस तरीके से करना है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। चलो भाई, अब आपको कह रहा है बच्चों कि आपको अपना कक्षा किसी शाला के कक्षा 7 के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले फलों की सारणी यहां दी गई है, इसे दंडालेख के द्वारा निरूपित करना है। ठीक है, तो भाई दंडालेख बनाने के लिए हमें पता है हमें क्या करना होता है। सिंपल सी चीज है बच्चों, हम अक्ष बना लेते हैं, हमारा क्षैतिज अक्ष यानी कि एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी कि वाई अक्ष। ठीक है, नीचे तो हम अपने फल दिखा देंगे। फल कौन कौन से? हमारे केले, संतरा, सेब और अमरूद। केला, संतरा, सेब, अमरूद। ठीक है, और उसके अलावा बच्चों हम क्या मान लेंगे? हमें एक माप भी माननी पड़ेगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारा 1 वर्ग बराबर है हमारा किसके बच्चों? 1 वर्ग बराबर है हमारा 1 फल के, या 1 विद्यार्थी के। मतलब 1 वर्ग बराबर है हमारा 1 विद्यार्थी के। ठीक है बच्चों, 1 वर्ग बराबर है हमारा 1 विद्यार्थी के। तो भाई देखो यहां पर हम बना लेंगे हमारा 1 2 कितने जाने हैं? 10 तक। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों देखो हमें क्या बनाना है। सबसे पहले बनाना है हमें केला, जो कि 8 तक जाएगा।
ठीक है, 8 विद्यार्थियों को पसंद है केला, तो 1 2 8 यहां पर है हमारा। तो बच्चों ये लो, ये बन गया आपका केले का दंडालेख। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आपका संतरा जो है वो 6 विद्यार्थियों को पसंद है, ये रहा, ये लो भाई, ये बन गया आपका संतरे का दंडालेख। इसके बाद सेब आपका 10 विद्यार्थियों को पसंद है, तो ये रहा, ये बन गया बच्चों आपका सेब का दंडालेख। और अमरूद की बात करें तो अमरूद 4 विद्यार्थियों को पसंद है, तो ये रहा, ये लो बच्चों। आप लोग इसे स्केल से बनाओगे तो ज्यादा अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, मैंने आपको केला, संतरा, सेब और अमरूद का दंडालेख बनाकर दिखा दिया है। और बच्चों ये आपकी इस वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था, जो कि मुझे लगता है अब हर एक बच्चे को अच्छे समझ में आ गया होगा और किसी बच्चे को अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है बच्चों, तो इस वर्कशीट के मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। ठीक है, सारे के सारे बता दिए। देखो 13 तक आपके जो थे वो शॉर्ट थे, फिर 14, 15, 16 आपके लॉन्ग थे, जो कि 4-4 नंबर वाले हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और आई होप आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो भाई देखो आज की अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है और इसी तरीके की अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, तो भाई इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को बच्चों तुरंत अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके जैसी और भी वीडियोस और भी मजेदार कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। और जितने भी हमारे मध्य प्रदेश बोर्ड के प्रतिभा पर्व देने वाले बच्चे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आपका प्रोजेक्ट कार्य हमारी जो अगली क्लास में गणित की लेकर आऊंगा उसमें मिलेगा। और इसके अलावा बच्चों आज ही आपको मिल जाएगी आपकी साइंस की भी वर्कशीट। तो कोई भी बच्चा ना जाए, तुरंत अपना जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जो वीडियो आए जब साइंस की वर्कशीट की तो तुम्हें तुरंत पता लग जाए। ठीक है बच्चों, तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखो, टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।